मैं आपको विदिन 24 घंटे मेरा अपना दावा है, मैं कर सकता हूँ बेट कि इसमें चंपत राय और बाकी जो ऊपर की शीर्ष टीम को एसआईटी जाने को कह सकती है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। कांग्रेस ने जिनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे उन सब लोगों को हटाया। अब मायावती के पास भी क्या है, उन्होंने भी शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, लेकिन वो करप्शन कर रही है। ममता बनर्जी ने शादी नहीं की है, उनके बच्चे नहीं है, वो करप्शन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को बीजेपी हटाना चाहती है, इसलिए ये सब काम किया है। ये समय मतलब सोशल मीडिया पर ये बहुत कॉमन चल रहा है इस समय का नैरेटिव। अखिलेश यादव वियर्ड ट्वीट कर देते हैं कि यहाँ इतना करोड़ों घोटाला हुआ, कुछ नहीं, सब शांत, कुछ नहीं हुआ है। उससे पहले कोई दूर दूर तक नहीं है। एक रिपोर्टर की तरह अखिलेश यादव इतना डिटेल, जैसे लग रहा है कि उनको पूरा डिटेल किसी ने अंदर से दिया है। उसमें एक भाव निकल कर आता है कि चंपत राय जी को ना बड़ी क्लीन चिट है इस मामले में, कि वो बड़े फकीर आदमी है। जो आप शब्द यूज कर रहे थे ये हम तक भी पहुंचा कि उनके बारे में इमेज ही ये दी जा रही है कि उनसे तो बड़ा देवपुरुष है ही नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई बिलोंगिंग्स नहीं, तो कोई आदमी क्यों ही करप्शन करेगा। चीजों को लेकर के गालियां दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तमाम भरत तिवारी के इनकाउंटर पर नाराज हैं, महंगाई बढ़ने से नाराज हैं, कई दूसरे चंदा चोरी से नाराज हैं। उनसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछिए कि वोट किसको दीजिएगा, तो हमको ये यकीन नहीं है कि अभी चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को बदला जाए। ठीक बात है, समझिए। और इस ग्राउंड पर, करप्शन के ग्राउंड पर मोहन यादव को भी नहीं बदला जा सकता। अब आते हैं हम राम मंदिर के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली राम मंदिर का एक मसला ऐसा निकला तो तमाम राम भक्त देश भर में हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं इलेक्शन, भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार के मामले में ये तो अच्छा हुआ कि नीट यूजी की परीक्षा सफलतापूर्वक हो गई। उसमें सेना इन्वॉल्व किया गया, वायुसेना को इन्वॉल्व किया, आपने तमाम आईआईटीज लगाए, सब कर लिया, और उसके आधार पर एक नैरेटिव बनाया गया कि देखिए कामयाबी हो गई और कितने अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री ने को रिपोर्ट। योगी ने पूरा इस केस से अपने आप को अलग कर लिया और केंद्र को इस स्टेज में नहीं छोड़ा कि वो चंपत राय को बचा सके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। देश की राजनीति में आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ है। या तो आपने महाभारत के कुछ दृश्य अपने दिमाग में बिठा के रखे हों कि कौन किस दाव में किस पार्टी के साथ है, वैसा आज की राजनीति में अगर पर्यवेक्षकों की नजर में बात किया जाए, राजनीति को देखने वाले विश्लेषकों की नजर में देखा जाए, तो वो इसके अपने अपने विश्लेषण निकाल रहे हैं। चर्चा दो विषयों पर है आज की। अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो जमीन से जुड़ा मामला मोहनलाल जी से निकल कर आया, सीएम मध्य प्रदेश से निकल कर आया, तो उसके पीछे एक गजब की समीकरण बनी। और समीकरण इस बात की कि साहब मोहनलाल जी का तो केवल बहाना है, असल में योगी आदित्यनाथ को हटाना है। यह बात अखिलेश यादव जी ने अपने मुखारबिंद से कही। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव जी खुद योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ हैं, चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीट उन्हें मिले, लेकिन फिर भी वो योगी आदित्यनाथ जी के बहाने केंद्र में बैठी बीजेपी को टारगेट कर गए कि साहब ये तो संभव ही नहीं है। एक बहुत बड़ा नैरेटिव चलना शुरू हुआ। जिस समय मीडिया अपनी साख होती चली गई तो नैरेटिव इस बात का उठने लगा कि ऐसा किसी बाहरी संरक्षण के अखबारों की हिम्मत नहीं कि किसी सिटिंग सीएम के खिलाफ इतनी बड़ी बात लिख दी जाए। और वो भी तब जब मोहनलाल जी जब सीएम बन रहे थे, उस समय भी इंडियन एक्सप्रेस हो या तमाम न्यूज चैनल्स हो, उन्होंने इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया था कि उनका पहले भी प्रॉपर्टी से जुड़ा काम रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम रहा है और वो अचानक एक प्रमुख अखबार की इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में इतना हाईलाइट हो जाता है कि वहां पर मोहनलाल जी का स्टेटमेंट समझ ही नहीं आता है। मोहनलाल जी जो इतने समय से कहते आ रहे थे कि हमारा तो पूरा परिवार ऑलरेडी इस काम में था, हम तो पहले से ही अपना आईटीआर वगैरह डिक्लेयर करके आए हैं, ये तमाम चीजें चलती रही। किसने कितना लाभ कमाया, सत्ता पक्ष में रहकर कौन कितने करोड़ बनाया, ये अब राजनीति में छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो छुपा हुआ है वो ये कि इसके पीछे असल मकसद क्या है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दो बड़े राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार उपस्थित हैं। पहले से ही परिचित हैं श्री अजीत द्विवेदी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं नरेंद्र नाथ मिश्रा जी, सर स्वागत है आपका। नमस्ते। आप दोनों ने ही राजनीति को बहुत अच्छे से अपने एडिटोरियल्स में कवर किया है, तो आज इन्हीं के बहाने हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये समीकरण अल्टीमेटली जा कहां रही है। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगा कि इस समीकरण में पहले तो मध्य प्रदेश के एमपी का जो मामला है, सीएम का जो मामला है, इसे आप किस नजरिए से खुद डिकोड करते हैं? देखिए, आप दो तीन बातें समझिए। एक तो मध्य प्रदेश को ये दूसरा मामला आया है एक महीने के अंदर, जिसमें
एक बड़ी पार्टी के अंदर भीतरघात के तौर पर देखा जा रहा है कि अंदरूनी राजनीतिक समीकरण के चक्कर में नप रहे हैं मोहन यादव। और ये भी कहा जा रहा है, ये नैरेटिव भी आपने सुना होगा कि अंदर के ही लोग लगे हैं जिन्होंने सारे दस्तावेज निकाल करके दिए, सारे उनको इंडियन एक्सप्रेस को बताए। और दूसरी बात ये कि अंदर के लोगों के ही समर्थन के दम पर इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी। इसके ठीक पहले सब लोगों ने मीनाक्षी नटराजन का किस्सा सुना कि ये कहा गया कि कांग्रेस के अंदर से ही लोगों ने तमाम चीजें मुहैया कराई जिनके दम पर उनका नॉमिनेशन खारिज हो गया। अब ये दोनों बातें अधूरी हैं। जानकारी तो मुहैया मान लीजिए किसी ने अंदर के आदमी से करा दी, लेकिन जो नॉमिनेशन खारिज हुआ वो तो अरविंद शर्मा ने किया, जो चुनाव अधिकारी थे। कोई व्यक्ति अंदर का अगर समीकरण कोई जानकारी उपलब्ध करा दे तो इसकी क्या गारंटी है कि नॉमिनेशन खारिज हो जाएगा? नॉमिनेशन खारिज तो अधिकारी ने किया ना। तो आप एक नैरेटिव के तहत उस अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आपने काम किया एक बिल्कुल ही गलत काम हुआ, एक ऐसे आधार पर नॉमिनेशन खारिज हुआ जिसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। और आपने देखा होगा कि नॉमिनेशन खारिज होने के तुरंत बाद नॉमिनेशन वाला मामला आप थोड़ा ऑडियंस को समझा के चलिए क्या है। ये मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन किया अपना, और उनका नॉमिनेशन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उन्होंने आपराधिक मामलों के कांचे में अपना एक आपराधिक मामला छुपाया। मीनाक्षी नटराजन का कहना था कि वो आपराधिक मामला है ही नहीं, एक निजी शिकायत थी तेलंगाना की एक अदालत में, जिसमें अदालत ने नोटिस भेजा था कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये नोटिस जो होता है ये एफआईआर नहीं है, ये सिर्फ नोटिस था जिसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने समझाया कि जिसमें सजा हो सकती हो, 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती हो और एफआईआर दर्ज हुआ हो, उसको ही उसका जिक्र करना होता है। तो संज्ञेय अपराध हो, ये सब चीजें हैं उसमें लिखा हुआ है कानून। और आप देखिए उनका इस आधार पर उनको समय दिए बगैर उनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया। उनको रिटर्निंग ऑफिसर ने बुलाया, कहा कि ये डिस्क्रिपेंसी है आपके नॉमिनेशन में, और उनको रेक्टिफाई करने का समय दिए बगैर उसको खारिज कर दिया गया। अब ये एमपी से कैसे जुड़ा हुआ है? हम ये भीतरघात की बात हम लोग कर रहे हैं। वो एमपी से ही नॉमिनेशन की, एमपी से ही उन्होंने मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया हुआ था, मंदसौर से एमपी रही है वो। और उसी तीन गलतियां गुजरात, ये झारखंड के राज्यसभा उम्मीदवार में थी, भाजपा समर्थित उम्मीदवार में, उनको 24 घंटे का समय दिया गया रेक्टिफाई करने का। तो हमारा ये पॉइंट है कि अंदर से अगर किसी ने जानकारी दी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा चलता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अंदर से लोगों ने कितनी कहानियां लिखी हैं, कितनी चिट्ठियां लिखी हैं, कितनी मीडिया में खबर चलाई है, ये हम सब लोग जानते हैं। उमा भारती ने तो इसी आधार पर पार्टी ही छोड़ी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपमानित किया था उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम लोगों को, और कहा था कि मेरे खिलाफ बीजेपी ऑफिस से खबरें प्लांट की जाती हैं। उनका इशारा अरुण जेटली की तरफ था। तो अंदर खबरें अंदर से निकले ये कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर से खबर निकली, वो मीडिया में चली जाए, छप भी जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उस पर कार्रवाई क्या होती है ये बड़ी बात है। जैसे अंदर से कोई खबर निकली और मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन खारिज हो गया, ये बड़ी बात थी कि नॉमिनेशन खारिज हुआ, वो ज्यादती हुई। इसमें क्या होता है, अंदर से किसी ने खबर दे दी कि उन्होंने और उनके परिवार ने 335 एकड़ जमीन खरीद ली है, या मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 वर्षों में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई है उनके और उनके परिवार के लोगों के नाम से, या उन्होंने अपने भाई को जिन्होंने जो मजिस्ट्रेट जज थे और छोड़ा और उनको एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया गया और उनके पास भी 106 एकड़ जमीन है। ये सारी कहानियां अलग हैं, ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है जो सामने रख दिया गया। इसके बाद क्या होगा, अंदर से दी किसी ने या अखबार ने खुद के निकाली, इसका क्या मतलब होगा उसके बाद? अगर इस आधार पर आप इस्तीफा लिया जाता है मोहन यादव का तो वो बड़ी बात होगी। फिर ये बेसिस, वो जो सिद्धांत तय किया है, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये उस सिद्धांत से विचलन होगा कि विशुद्ध रूप से करप्शन के आरोप में अगर आप एक मुख्यमंत्री को हटाते हैं तो करप्शन के अपने स्टैंड पर क्या जवाब देंगे? ये कैसे, जब ये प्रमाणित हो जाएगा कि आपके रहते भी करप्शन होता था, तो फिर इसका क्या जवाब देंगे? जो नैरेटिव है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस नैरेटिव का क्या जवाब होगा? ठीक है सर, ये मसला जो एमपी से निकल कर आया, ये केवल एमपी तक ही था या इसका प्रभाव व्यापक होने की संभावना लग रही है आपको? देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे अजीत जी ने कहा कि ऐसा पहले भी होता रहा है, इसमें थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, लेकिन बहुत कुछ होता रहा है। लेकिन 2014 के बाद समीकरण बदल गए, एक नया युग जैसे होता है ना कि हर तरह का युग होता है, तो एक अलग तरह का राजनीतिक युग है। उसमें एक चीज़ और है कि ये जो नया प्रयोग हुआ, जैसे एक समय में जो आप हिस्ट्री में जाएं तो जो काम इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के साथ किया कि पार्टी मैं हूं और मेरे नाम से वोट है, बाकी सब इरेलीवेंट है। तो जब तक आप हाई में होते तो इंदिरा गांधी ने सारे लीडर्स को अपने हिसाब से सारे मुख्यमंत्री बनाए, कमजोर लोगों को, मजबूत नेतृत्व को, थोड़ा सा कमजोर के जो हमेशा होता है मजबूत नेताओं का जो एक कैरेक्टरिस्टिक पहचान होती है। यही काम जब मोदी जी आए तो आप देखिए कि सारे स्टेट्स में जो नेता थे, समहाउ वो उनके लिए आप कह सकते थे कि
ये नेशनल में बड़े नेता बन सकते हैं, हर के साथ शिवराज चौहान राजस्थान मध्य प्रदेश में, वसुंधरा राजे राजस्थान में, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, तमाम राज्यों के जो सीएम थे वो एक मजबूत कद वाले थे। तो अब उस कद वाले अभी के तारीख में सिर्फ एक बचे योगी आदित्यनाथ, और दूसरे हैं जो इमर्ज कर रहे हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में। फडणवीस जो दूसरे टर्म बने हैं उनका अपना अर्न है, वो भी अब डिटेल आगे बात करेंगे। उनको पार्टी ने जितना बनाया उससे ज्यादा उनका अपना अर्न है। और योगी आदित्यनाथ फर्स्ट बार उनको बना दिया कि डिफॉल्ट में बन गए, लेकिन अब वो अपना अर्न कर रहे हैं। और ये बाकी जो प्रयोग हुआ, बाकी आते मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या उड़ीसा हो, ये प्रयोग हुआ कि ठीक है हम आ जाएंगे और सब कुछ ठीक रहेगा, हम अपनी तरीके से नए लीडरशिप को इमर्ज कर देंगे। वो हुआ नहीं। ये इवन बीजेपी के अंदर भी मान रहे हैं और बाहर भी जनता के रूप में मान रहे हैं कि ये प्रयोग हमारा फेल हो चुका है इलेक्टोरल लेवल पे, और रिसेंट में वो ऐड हो रहा है धीरे धीरे बिहार का प्रयोग कि हम बना रहे हैं। तो गवर्नेंस लेवल पर, और कई बार गवर्नेंस नहीं होता है लेकिन वो आदमी वोट दिला देता है, वो कैपेबिलिटी भी नहीं दिख रही है दोनों लेवल पे। तो एक यही कई दिनों से चर्चा है कि 29 से पहले मेजर अपना रिबूट करने के चक्कर में और रिसफल करने के चक्कर में बीजेपी की तौर से जो लग रहा है कि अब जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो लगातार, इवन आप बीजेपी के अंदर जो कई उनके जो प्रो बीजेपी हैं उनका भी अगर सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे तो इस घोटाला आने से पहले भी वो लगातार बोल रहे थे कि ये नहीं चल पा रहा है, अगर ये रहेंगे तो 28 तो गया समझिए, 29 तो गया समझिए। ये आप अक्सर इस तरह की पोस्ट आप देख लेंगे। और आप मान लीजिए जो बीजेपी के जो आइडियोलॉग हैं, जैसे आपने मीडिया की बात की, वो अगर कुछ लिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो इतने हैं कि अगर उन्हें कहीं से सह मिला होगा तभी वो लिख रहे हैं, ऐसे वो नहीं लिखते। इसके पीछे क्या आपको मतलब वो है? तो ये प्रयोग मुझे लग रहा है कि इस प्रयोग में से एग्जिट निकालने का रास्ता खोजा जाएगा। अभी नहीं तो 28 से पहले भी आपने देखा हो कई सारे सीएम बदले भी गए थे 24 से पहले। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कम से कम राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में मैं श्योर हूं कि इलेक्टोरल रूप से भी वो बीजेपी के लिए बहुत सूट नहीं कर रहा है, जिस तरह से वो नैरेटिव आ रही है। इसके बीच में ये केस आ गया। जितना मैं बीजेपी को समझ रहा हूं सिर्फ इस केस पर वो इनको तो नहीं हटाएंगे। वो नहीं हटाएंगे तो फिर ये आरोप आना कि ये कोई अंदर का आदमी है जिसने ये खबर बाहर निकाली है, योगी आदित्यनाथ जी को बीजेपी हटाना चाहती है इसलिए ये सब काम किया है, ये समय मतलब सोशल मीडिया पर ये बहुत कॉमन चल रहा है इस समय का नैरेटिव। देखिए ये नैरेटिव तो अखिलेश यादव ने सेट किया ना कि योगी आदित्यनाथ को हटाना था, और उन्होंने विशुद्ध रूप से एकदम खुल करके मोहन यादव का साथ दिया। करप्शन वहां कोई इशू नहीं रह गया। अखिलेश यादव के लिए उन्होंने मोहन यादव को कहा कि वो पहले से उनका परिवार इस बिजनेस में है और अभी उनको टारगेट इसलिए किया गया है क्योंकि 3 राज्यों में बदलने हैं, योगी आदित्यनाथ को उनको बदलना है, इसके लिए। तो ये नैरेटिव उनका बनाया हुआ है और उनका इकोसिस्टम ही इस बात को प्रमोट कर रहा है। देखिए हो सकता है कि बदला जाए, किसी को भी बदला जाए, हमको ये यकीन नहीं है कि अभी चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा। ओके, ठीक बात है, समझिए। और इस ग्राउंड पर, करप्शन के ग्राउंड पर मोहन यादव को भी नहीं बदला जा सकता है। फिर करप्शन एक्सेप्ट करना हुआ। और इस बात को इतिहास में आप जब भी जाइएगा, थोड़े मतलब रिसेंट पास्ट में कांग्रेस ने जिनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे उन सब लोगों को हटाया, हर व्यक्ति को हटाया। अपने अपने सबसे जो मजबूत सहयोगी थी डीएम के, उसमें डीएम करुणानिधि थी कि बेटी को अरेस्ट किया, कनिमोझी अरेस्ट हुई, ए राजा अरेस्ट हुए, उनको आदर्श घोटाले में अशोक चौहान को हटाया गया, कोयला घोटाले में तमाम लोग हटाए गए, संचार घोटाले में तमाम लोग हटाए गए, सब हटाए गए। क्या फायदा हुआ उसका? व्यक्ति यहां तो एक्सेप्ट किया गया, ये स्टैब्लिश हुआ कि हाँ आपके लोग करप्ट थे। तो ये इस वजह से भारतीय जनता पार्टी करप्शन के बेसिस पर या किसी भी आरोप के बेसिस पर ये नहीं हटाया, क्योंकि ये मैसेज देना था। 2 मैसेज होगा इसका कि एक स्ट्रांग लीडरशिप है, उसकी बाह मरोड़ के आपने इस्तीफा करा दिया। यहां इस्तीफा एक ही हुआ इस ग्राउंड पर, एमजे अकबर ने छोड़ा जब मीटू का आंदोलन हुआ। उसके अलावा आप पहली कैबिनेट याद करिए नरेंद्र मोदी की, राजस्थान के ही एमपी थे निहाल चंद, जिनके ऊपर बलात्कार के केस थे और ये एकदम आरोप लगा उनके ऊपर, एफआईआर थी और नहीं हटाया गया उनको। उस आरोप के समय तो नहीं ही हटाया गया, जब रिसफल हुआ अगला पहला रिसफल उसमें उनको ड्रॉप किया गया। तो ये नहीं होता है। अगर आप हटाइएगा करप्शन के केसेस पर, करप्शन एस्टैब्लिश होगा कि आपके राज्य में करप्शन होता था और आपकी इमेज डेंट होगी कि आपके ऊपर दबाव डाल करके आपने स्वीकार कर लिया कि साहब हमने करप्शन किया था, और या दबाव डाल करके किसी ने आपसे फैसला करा हटाया जा सकता है। तो फिर ये बताइए कि अभी एक मीडिया में न्यूज चल रही है कि कैबिनेट में बड़ा रिशफल होने जा रहा है, मतलब अभी इस तरह की मीडिया काफी अच्छी कवरेज में आ रहा है। ये अगर रीशफल होने जा रहा है तो इसका मतलब तो चाहे जो हो जाए धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटाए जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी नहीं हटाए जाएंगे।
नहीं, ये हो सकता है। हरदीप सिंह पुरी का हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल भी नवंबर में खत्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश से वो राज्यसभा में है और उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हो सकता है कि वो ड्रॉप कर दिए जाए इसी ग्राउंड पर कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा वापस, उम्र भी हो गई है उनकी, तो उस ग्राउंड पर ड्रॉप कर दिए जाए। धर्मेंद्र प्रधान का हो सकता है विभाग बदला जाए, क्योंकि जैसे स्मृति ईरानी का भी विभाग बदल दिया गया था आज शिक्षा के मोदी जी मामले ने में। प्रधान साहब को बर्थडे विश किया है और उसमें उनकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी में जो उन्होंने काम किए हैं उसके लिए उन्हें कमांडेबल तरीके से तारीफ की है कि साहब आपने बहुत तगड़े तरीके से एजुकेशन पॉलिसी। इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। पहला कि पीएम मोदी कन्विंस हैं कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो क्या, जैसा अभी आप नैरेटिव देखिए, नीट यूजी की परीक्षा सफलतापूर्वक हो गई। हाँ। उसमें सेना इन्वॉल्व किया गया, वायुसेना को इन्वॉल्व किया, आपने तमाम आईआईटीज लगाए, सब कर लिया और उसके आधार पर एक नैरेटिव बनाया गया कि देखिए कामयाबी हो गई और कितने अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद मॉनिटर किया, हो गया। तो अब उसका दाग हट जाए धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर से। और यूजीसी का जो मामला वो सुप्रीम कोर्ट में अभी दबा हुआ है, वहीं दबा रहेगा और वो सोशल इक्वेशन में बीजेपी को मदद कर रहा है। तो इस वजह से कोई ऐसा अपराध, ऐसा गुनाह प्रधानमंत्री की नजर में नहीं लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को जिसकी वजह से शिक्षा से हटा दें। बहुत ज्यादा होगा तो ये होगा कि उनका विभाग बदले, जैसे दूसरे शिक्षा मंत्रियों के विभाग बदल गए, स्मृति ईरानी का जैसे बदल गया, बाद में निशंक हटाए गए, तो या प्रकाश जावड़ेकर हटाए गए, तो वैसा हो सकता है। वैसा उसमें कोई मतलब हमको नहीं लग रहा है कि वो कोई दबाव का नतीजा है। उसको जैसे अभी का करप्शन का मामला नहीं है, वो एक अक्षमता का मामला है। उस अक्षमता के मामले में आप ये कर सकते हैं कि हमने पनिश किया, नहीं कर पाए, या हमने मॉनिटर करके चीजें ठीक कराई तो हम कर सकते हैं। करप्शन के केसेस में जैसे भजन लाल शर्मा के ऊपर अक्षमता का आरोप है और पॉलिटिकल फेलियर का अपमान, जब बनाया गया 2023 में नवंबर में, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको चुनाव जीत के भाजपा आई थी और उसके पहले के लोकसभा में राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार 14 सीटें बीजेपी जीती, 11 सीट कांग्रेस जीती। अगला ही चुनाव मतलब 23 में वो मुख्यमंत्री बने और मई 24 में बीजेपी 25 से घट के 14 पर आ गई। अभी जो राजस्थान के, क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूं, तो वहां के हलकों में चर्चा ही ये है कि यहाँ पे पंचायत चुनाव इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव राज्य के उसमें आता है, परफॉर्मेंस के आधार पे, और बोले इन्हें इस बात का डर है कि परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव करा लिए गए तो पंचायत में हमारा अभी लिख दिया जाएगा कि हम फेलियर हैं। ये फेलियर, ये अक्षमता, जो राजनीतिक आप डिविडेंड नहीं हासिल हो रहा है उनसे और वो कामकाज करने में भी अक्षम है, इस ग्राउंड पर अगर किसी को बदलते हैं या कोई दूसरा नैरेटिव सेट करते हैं सोशल, जैसे गुजरात में किया जाता है कि आनंदीबेन पटेल बनी, अगले चुनाव के समय उनको हटा करके विजय रूपानी को बनाया गया, फिर अगले चुनाव में विजय रूपानी को हटा करके भूपेंद्र पटेल बनाए गए, तो ऐसा कोई प्रयोग आप करते हैं तो उस प्रयोग के लिए तो ठीक है, वो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आप 23 का चुनाव 23 का चुनाव जीते, मैसिव मैंडेट 2/3, और 24 में सारी सीटें जीती लोकसभा में आपने, मतलब कमलनाथ का बेटा भी नहीं जीत सका जो एक सीट कांग्रेस के पास थी, तो सभी 30 सीटें जीती। तो इलेक्टोरली और एक सोशल बेस में आपको नुकसान पहुंचा रहे मोहन यादव, ये बात नहीं, मैसेज नहीं है। दूसरा, मध्य प्रदेश दूसरा गुजरात बन रहा है, तो वहां आप अगर प्रयोग करेंगे कि बदल देंगे तो आपके हाथ में आप बदल देंगे। ये कोई बड़े नेता नहीं है जैसा अभी कह रहे थे नरेंद्र जी, लेकिन करप्शन के आधार पर उनको हटाएंगे तो स्वीकार, ये ब्लॉक होगा, ये आपके लिए पॉलिटिकल और इलेक्टोरली बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो जो सार निकल के आ रहा है इस बात का कि अक्षमताओं के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर, फिलहाल के लिए बीजेपी किसी भी आधार पर अपने किसी भी नेता को बदलने वाली नहीं दिख रही है। जहां तक बात है धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो बोले डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे क्योंकि उनकी अक्षमताओं को पेपर दोबारा से उन्होंने आयोजित करा के सिद्ध कर दिया है कि भैया ठीक कर गए हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम राम मंदिर के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली राम मंदिर का एक मसला ऐसा निकला जो तमाम राम भक्त देश भर में है। चूंकि राम मंदिर पड़ रहा है अयोध्या में, अयोध्या है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं इलेक्शन, भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार के मामले में ये तो अच्छा हुआ कि कहिए कि सूझबूझ थी लोगों की खबर पढ़ने में कि लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये जो ट्रस्ट संचालित कर रही है ये राज्य सरकार नहीं चला रही है। इस ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट को बनाया गया। मतलब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक बार के लिए ये मैसेज जाता हुआ लग रहा था कि राज्य कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, वह भ्रष्टाचार के लिए इनके ऊपर ठीकरा फोड़ दो कि राम मंदिर के साथ धोखा हो गया है। क्या है आपका मतलब इस पे पॉइंट? थोड़ा सा और पहले जहाँ पर हमने बात खत्म की वहाँ शुरू कर रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि बीजेपी सिर्फ समीकरण के आधार पर बदलाव करती है, ना क्षमता ना भ्रष्टाचार और कुछ भी। और धर्मेंद्र प्रधान के जो बारे में बात की, मैं आपको एक और इंटरनल और बता दूँ, दो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जो लोगों से बात होती रही है। धर्मेंद्र प्रधान का मसला पीएमओ नाराज है, ये बात है फैक्ट, और यूजीसी वाले में उनसे नाराज है क्योंकि इन्होंने जानबूझ के उसको बार बार आके उसको फायर किया जो जरूरत नहीं थी, एक वो।
और दूसरा जो खुद ही लगता है, और ये कहीं ना कहीं एक तो पीएमओ हो गए और अब सरकार के अंदर ही आपको मंत्रियों के लोगों से बात होगी नजदीक, तो लगेगा कि ये जो जैसे धर्मेंद्र प्रधान को आप के केस में ये भी लग रहा है कि जितने बाहर विपक्ष जितना हमला कर रही है उतना सरकार के अंदर एक दूसरा वर्ग भी उन पर हमला कर रहा है। यहाँ भी है, उनका भी सारा उड़ीसा के ही नेतृत्व से है, जो उड़ीसा में इनको लगता है कि सारी उड़ीसा में बीजेपी का शून्य से शिखर तक मैंने पहुंचाया और शिखर पे मुझे धकेल दिया गया। ये भी एक समीकरण है। वो अब इस तरह की बीजेपी में केंद्र में जो यूपीए के जो एक सत्ता के साथ जो साइड इफेक्ट्स है वो बीजेपी में अब वो कहानियां चलने लगी। जैसे जब यूपीए में खबर कहीं बाहर से नहीं आती थी, प्रणब मुखर्जी की खबर चिदम्बरम देते थे, चिदम्बरम के खिलाफ खबर प्रणब मुखर्जी देते थे, बाकी सब के खबर जयराम रमेश देते थे। तो खबर लेने के लिए आपको किसी विपक्ष में जेटली और बाकी काम जेटली जी कर दिया करते थे। तो अभी जेटली जी जैसे विपक्ष में उतने लोग नहीं हैं, लेकिन अब सरकार के अंदर ही प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, जयराम रमेश जैसी स्थिति अब पैदा होने लगी है। एक अपडेट ये है। इस अपडेट के साथ जोड़िए इस बात को कि क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का पद बदला जाएगा? वही मैं कह रहा हूं कि इसमें इस तमाम चीजों में हम लोग सिर्फ बाहरी समीकरण की बात कर रहे हैं। अंदर समीकरण में कौन लास्ट मोमेंट तक कौन ब्लिंक नहीं करता है। जैसे उनके जो राइवल हैं, जिनसे उनकी राइवली चल रही है, वो भी बहुत पावरफुल होकर निकले हैं। उनका जो हाल के सालों में जो राइज है वो अनप्रेसिडेंटेड है और बीजेपी के अंदर कई लोग उनसे जल भी रहे हैं कि ये तो हम लोग इतना संघर्ष करके आए और ये तो इतने कम समय में सब कुछ पार्टी का फंड से लेके पार्टी की पॉलिसी से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं नैरेटिव को। तो उनके खिलाफ भी ये हो रही है। तो अभी ये भी अभी वहां पे ऐसा मसला हो रहा है। दो धारा बन रहे हैं और यही धारा जो आप कह रहे हैं दिल्ली से निकलकर जो अब मैं लखनऊ तक आ रही हूँ, ये धारा कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिख रही है। जब होती है ना, आपके दुश्मन हमारे दोस्त हो जाएंगे अगर मैं दोनों में विरोधी हूँ, तो वो बात आ रही है। अब आइए लखनऊ में, जो सर ने कहा कि ये अखिलेश का आरोप है, ये मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ये आरोप से पहले सवाल उठाने की पृष्ठभूमि दिल्ली लखनऊ ने खुद से दी है, ये हमने नहीं दी है। आपने हमेशा राइवल स्टेट की तरह एक दूसरे को ट्रीट किया है। चूंकि मीडिया कमजोर है या मीडिया ने सवाल नहीं किया, इसीलिए जो सामने जो रिफ्ट दिखा है, और एक के बाद मैं अनगिनत मिसाल दे सकता हूँ, ये किसी ऑपोजिशन स्टेट्स में भी इतना रिफ्ट नहीं है। यूपी जैसे बड़े स्टेट में जो दिल्ली से इतना बगल में है, 3 साल आप वहां पे एक डीजीपी अपॉइंट नहीं हुआ, केयरटेकर डीजीपी वहां काम करते रहे। क्योंकि डीजीपी का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एक पैनल के साथ। ये जो नाम भेजते थे वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं, वो उसमें से चौथा नाम हो जाता था। तो इन्होंने नाम भेजना बंद कर दिया, तो ये अपॉइंटमेंट नहीं है, तो दोनों की भागीदारी होती है। लगभग 3 साल मुझे लग रहा है कि केयर टेकर डीजीपी एक स्टेट में, यूपी जैसे स्टेट में फुल फ्लेजेड डीजीपी ने काम नहीं किया। अब इसी राम मंदिर में आया, जैसे आपने कहा सेंट्रल की ट्रस्ट है, अगर सेंट्रल ट्रस्ट है और सेंट्रल अपॉइंटी लोग हैं, तो उसकी जांच कायदे से किसको करनी चाहिए थी? जो सरकार का नियम क्या कहता है, सेंट्रल को, सीबीआई को करनी चाहिए थी। अगर आप सेम स्टेट हैं तो एसआईटी जो गठन हुआ वो आराम से बोलते कि इसको सीबीआई इंक्वायरी दे दीजिए। ये एसआईटी का जो मामला है, आपने भी सर इसको ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि ये एसआईटी स्टेट ने बनाकर स्टेट ने एसआईटी, ये जबकि जो ऑपोजिशन स्टेट होता तो समझ सकते कि आप अपने हाथ में कुछ कंट्रोल रखना चाह रहे हैं नैरेटिव को और अपने हिसाब से करेंगे, नहीं तो फिर आप पर फेंक देगा। यहाँ पे एसआईटी, यहाँ पे जब सेम पार्टी स्टेट है तो आप आराम से सीबीआई इंक्वायरी हो सकती थी। और उधर नृपेंद्र मिश्रा का एक अलग आ रहा है कि हाँ चोरी हुई है, जिस तरह से स्वीकार कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि आप अभी रुकिए, कुछ सेम डे का आ रहा है स्टेटमेंट ना, दोनों की स्टेटमेंट अगर आप मीडिया में एक ही दिन में देख लीजिए। नृपेंद्र मिश्रा ने सब कुछ स्वीकार कर लिया, चोरी हुई, बहुत दिन से गड़बड़ी थी, बहुत तरह की गड़बड़ी थी, शर्मनाक है, ये है। योगी जी ने क्या कहा कि कुछ भी अभी बात नहीं की, जब लोग बदनाम मत कीजिए, वो दूसरे साइड में एग्रेसिव है। तो ये क्लियर बाइफर्केशन था। एंड थर्ड थिंग, जैसे आपने शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क में जो मीडिया पे कहा, तो यहाँ भी है कि जिस तरह से मीडिया ने इस पे रिपोर्टिंग की, आधा पन्ना, कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज में जो 2014 से पहले भी थोड़ा सा प्रो राइट माने जाते थे, रहे हुए हैं, वहाँ भी जिस तरह से एग्रेसिव कवरेज हुई है, वो भी एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करता है कि ये जो सब कुछ मुहैया और जो कागजात हैं, क्योंकि आप
ये बड़ा वियर्ड था फ्रॉम नोवेयर। आप इसको शुरुआत देखिए, फ्रॉम नोवेयर 2 या 3 जून का टाइम था। अखिलेश यादव वियर्ड ट्वीट कर देते हैं कि यहाँ इतना करोड़ों घोटाला हुआ, कुछ नहीं, सब शांत, कुछ नहीं हुआ। उससे पहले कोई दूर दूर तक नहीं है। एक रिपोर्टर की तरह अखिलेश यादव इतना डिटेल, जैसे लग रहा है कि उनको पूरा डिटेल किसी ने अंदर से दिया है। मतलब मुझे भी लगा कि ये अखिलेश यादव इस तरह से क्यों बड़ा वियर्ड ट्वीट कर रहे हैं, क्या है मतलब इतना पॉलिटिकल, ये तो इनको बैकफायर कर जाएगा अगर इनके पास कुछ नहीं हो तो। लेकिन अब लग रहा है ना, आप जाके देखिए कि उनको किस पुख्ता जानकारी के साथ उनको दिया, लग रहा है कि उनको पूरा ट्वीट ही लिख के दिया कि आप उसे पोस्ट कर दीजिए। ब्रेक, इस मामले में जो ब्रेकिंग खबर देने वाले रिपोर्टर जो हैं वो अखिलेश यादव हैं और फॉलो अप स्टोरी संजय सिंह कर रहे हैं। तो जिस तरह से चीजें आ रही हैं और जिस तरह से सरकार का नैरेटिव पे कंट्रोल था और उस नैरेटिव का कंट्रोल का जो की सीमा टूटी और सब कुछ सामने आया, सरकार के अंदर एक वर्ग बहुत एग्रेसिव होकर इस पे किया। एक आदमी क्लियर आप देख रहे होंगे कि चंपत राय के पक्ष में एक धारा कंप्लीट खड़ा हुआ कि मैं इनके लिए गारंटी लेता हूं, ये तो आदमी फकीर है। दूसरा आदमी इन्हीं धारा की, मैं विपक्ष की बात नहीं करूं, इन्हीं धारा में आया कि फकीर हो या जो भी हो, इस आदमी को जाना ही चाहिए। तो ये जो सारी चीजें कंट्राडिक्शन, आप अगर सब कनेक्टिंग जो डॉट कहते हैं, अगर सबको मिलाएंगे तो एक क्लियर कट बहुत ही शर्मनाक करप्शन का मसला है ही। और इसने बीजेपी के हिंदुत्व प्लान को हिला दिया है। ये गांव-गांव तक जिस तरह से पहुंचा है, जिस तरह से ट्रंप के बार बार इंटरफेरेंस ने गवर्नमेंट के नेशनलिज्म को थोड़ा चोट पहुंचाया, उसी तरीके से जैसे सरकार अगर 14 के बाद दो जो सबसे मजबूत प्लान, नेशनलिज्म एंड हिंदुत्व, ये दो चीज़ें हैं, तो ये हिंदुत्व पर कहीं ना कहीं, और इसमें ना इनके बचाव के लिए ना सोरोस है, ना विपक्ष है, ना इसमें मुस्लिम एंगल है, ना पाकिस्तान, कुछ भी नहीं है। ये इन हाउस मेड प्रॉब्लम है जहाँ पे आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं। बीजेपी क्लूलेस लग रही है और आपने फिगर देखा भी होगा, लोग आ रहे हैं लोग और दान नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्लो एक प्रोसेस है जो इनको भी लग रहा है, मेरी जो भी बात हो रही है, इन्हें बहुत ही करप्शन का जो मामला होगा, इनके नैरेटिव को पिछले अगर 12 साल में देखें, दैट इज द वर्स्ट हिट ऑन द कोर। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। मतलब ये आप भी इसको इस तरह से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला एंगल जो इन्होंने अभी कंक्लूसिव तरीके से दिया है कि नेशनलिज्म पर ट्रंप का, क्योंकि नेशनलिज्म के साथ साथ हम जियोपॉलिटिक्स को भी जोड़ दें कि इंडिया का जो ब्रांड इंडिया वर्ड है, कि भारत होना भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात था विश्व के अंदर, ट्रंप ने उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। विश्व के अंदर लोगों को ये सोचने पर विवश किया कि भारत बोलता नहीं है। लेकिन अब जो हिंदुत्व, जो दूसरा इनका सबसे प्रमुख मतलब पॉइंट था, जिसके नाम पर, राम मंदिर के नाम पर चुनाव के अंदर जाने की तैयारी थी, क्या आपको लगता है कि वो मुद्दा कहीं ना कहीं इस तरीके से डाइल्यूट हो जाएगा? और इस बार क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में, मतलब राम मंदिर मेरा जाना भी हुआ है, और उस समय जाना हुआ है जब दीपावली का समय हो और जब पूरा दीप महोत्सव चलता हो, तो योगी आदित्यनाथ जी ने भले ही सेंट्रल की राजनीति इस तरह से रही हो कि वो राम मंदिर के पक्ष में रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उसे महोत्सव का रूप दे दिया है। और इतना बड़ा महोत्सव कि जब आप दिवाली के समय देखते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत ही मेस्मराइजिंग हो रहा है। तो क्या उस चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह से क्या, कैसे देखते हैं हम इसे? देखिए, ये एक तो हम लोग अभी जो बातें कर रहे हैं ना, जो अभी नरेंद्र जी ने कही, वो एक मेटा नैरेटिव की बात है, एक बड़ा नैरेटिव है ये। हम लोग को लगता है कि राष्ट्रवाद के मामले पर उनकी इमेज डेंट हो गई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने बार बार कहा कि हमने रोक दिया और हमने ये सब, हमने वार रुकवाया, और उन्होंने अनाउंस किया अपनी तरफ से। उसके पहले भी कई घोषणाएं वो करते रहते। फिर उनका वो जो टैरिफ का मामला आया, तो विश्व गुरु की जो छवि बन रही थी, वो सब 16 महीने दोनों की मुलाकात नहीं हुई, अवॉइड किया दोनों ने एक दूसरे को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, ट्रंप और मोदी ने। तो वो एक मसला एक है। और ये जो हिंदुत्व का भी मसला है, ये सारा जो राष्ट्रवाद का नैरेटिव जो हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग की नज़र में लग रहा है कि बिगड़ा है, उसके बाद बंगाल का चुनाव हुआ, और जिस तरह की मैसिव विक्ट्री हुई है बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में 3 जगह ये लोग लौटे, जो परफॉर्मेंस है, तो वो उस तरह का तो है नहीं। तो एक तो सिंपल इस बात को समझिए, स्टेट इलेक्शन में राष्ट्रवाद का इतना असर नहीं आता है। नहीं, देखिए, हम वही बात नेशनल इलेक्शन की बात होती है, हम आपको वही बात बता रहे हैं। क्या होता है कि इन चीज़ों से जो बहुत नाराज है, मान लीजिए राष्ट्रवाद पर जिसकी भावना आहत हुई है या हिंदुत्व पर जिसकी भावना आहत हुई है, क्या उसका इलेक्टोरल प्रेफरेंस बीजेपी नहीं रहेगी? ये डिफरेंट होता है, दोनों चीज़ें बहुत बहुत डिफरेंस है दोनों में। हम अभी 12 दिन अपने स्टेट में रह के आए, जितने लोग इन चीज़ों को लेकर के गालियां दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तमाम भरत तिवारी के इनकाउंटर पर नाराज हैं, महंगाई बढ़ने से नाराज हैं, कई दूसरे चंदा चोरी से नाराज हैं, उनसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछिए कि वोट किसको दीजिएगा, तो वो बहुत रिलक्टेंटली कहेगा कि हम बीजेपी को वोट देंगे।
तो ये जो इलेक्टोरल प्रेफरेंस है उसका, वो अभी इससे डिफाइन नहीं हो रहा है जो नैरेटिव सेट हो रहा है। और उसके कई कारण हैं, वो बहुत हम लोग उत्तर प्रदेश में इसका असर दिख सकता है ना। हम उसको बता रहे हैं, आप समझिए इस बात को ऐसा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितनी होशियारी से अपने को अलग कर लिया इस तमाम नैरेटिव से। जिस दिन वो अयोध्या गए दर्शन करने, उन्होंने कहा कि चंपत राय और उनके आसपास का कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं दिखेगा, और एक प्रोटोकॉल बना। और चंपत राय, ये पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जिस लेवल का आदमी जाए और चंपत राय आसपास में नहीं दिखे, तो चंपत राय उनके तमाम आसपास के लोगों को दूर कर दिया गया। और इस बात की खबर मीडिया सीएमओ के जरिए दी गई, प्रोटोकॉल में वो नाम जारी किए गए कि ये लोग मुख्यमंत्री के आसपास नहीं रहेंगे। ये कहने का मतलब योगी आदित्यनाथ ने जो अपना हिंदुत्व विकसित किया है उत्तर प्रदेश में, उसका नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकसित किए गए हिंदुत्व से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। वो उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है, जो अपने एक मठ के वो महंत हैं, गुरु हैं, वो एक धारा को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवा पहनते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, विकास के काम भी करते हैं, जेवर एयरपोर्ट दिखाते हैं, ये सब चीजें भी वो करते हैं। तो हमारा हिंदुत्व और हमारा विकास ये हम देते हैं, हमारा न्याय बुलडोजर का, ये अपना उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया हुआ है, उसमें ये चीजें सेट नहीं हो रही हैं। कुछ अंदर के जो लोग हैं, जिनसे आपकी तरह हम लोगों की भी चर्चा कभी कभार होती है, उसमें एक भाव निकल कर आता है कि चंपत राय जी को ना बड़ी क्लीन चिट है इस मामले में, कि वो बड़े फकीर आदमी है। जो आप शब्द यूज कर रहे थे, ये हम तक भी पहुंचा कि उनके बारे में इमेज ही ये दी जा रही है कि उनसे तो बड़ा देव पुरुष है ही नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई बिलोंगिंग्स नहीं, तो कोई आदमी क्यों ही करप्शन करेगा। बोले उनके तो नजदीक में कोई 50 कार्यकर्ता आए, उनमें से कोई कार्यकर्ता ने कहा कि मैं ये काम करूंगा, उन्होंने कहा ठीक है तो ये काम कर ले, अब वो करप्ट निकल गया, इसमें चंपत राय जी की क्या गलती है। तो खुद अंदर के अंदर पार्टी में इस तरह की भावना उनको लेकर बनाई जा रही है कि चंपत राय तो देव पुरुष है। क्या इसको देखिए, ये बड़ी सुविधा का सिद्धांत है। अब मायावती के पास भी क्या है, उन्होंने भी शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, लेकिन वो करप्शन कर रही है। ममता बनर्जी ने शादी नहीं की है, उनके बच्चे नहीं है, वो करप्शन कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बच्चे ने शादी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने नहीं की है, चंपत राय ने नहीं की है। और बीजेपी ने तो सारी नैरेटिव ही इसी नाम पर सरकार में है कि मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री थे, इनके सामने करप्शन हुआ। मनमोहन सिंह को कभी करप्शन नहीं कहा, इंडिविजुअल आप तो यही बेस करके तो आप तो मनमोहन सिंह को कना के आए हैं। तो ये आपकी सिर्फ जिम्मेदारी अपने ईमानदार होने की नहीं है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है, एक ट्रस्ट बना करके। एक बड़ा 500 साल की प्रतीक्षा के बाद आप कह रहे हैं कि मंदिर बना है, 2 साल में 10 करोड़ लोग वहां विजिट करने गए हैं, उस दर्शन करने गए हैं रामलला के, वहां की जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो आप करप्ट हैं या नहीं है ये सेकेंडरी है। आप अगर करप्शन खुला है, रुपए बरामद हुए हैं, सोना चांदी जेवरात बरामद हुए हैं, उन 8 लोगों के नाम जिनके आ रहे हैं, चाहे वो टीनू यादव हो, चाहे अविनाश शुक्ला हो, चाहे वो लवकुश मिश्रा हो, अनुकल्प मिश्रा हो, जो 8 लोग हैं, पैसे उनके यहाँ से बरामद हुए, तो ये आपकी अक्षमता है। भ्रष्टाचार आपका बाद में आएगा। आप अपनी जिम्मेदारी जो दी गई है, उस जिम्मेदारी के निर्वहन में आप विफल रहे हैं, इस आधार पर ही आपको हट जाना चाहिए, आप कितने भी ईमानदार हो। भाई रेनकोट पहन के नहाने का आरोप तो प्रधानमंत्री ने स्वयं लगाया था मनमोहन सिंह के ऊपर, उनके ऊपर एक भी निजी तौर पर करप्शन के आरोप नहीं लगे, उनके मंत्री कर रहे थे, इसके लिए जिम्मेदार ठहराए। तो आपके लोग कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी दूसरे पर आप नहीं डाल सकते हैं, चाहे आप कितने भी संत व्यक्ति हो। दूसरा, एक आरोप लगने के पीछे एक बैकग्राउंड है। चंपत राय के ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे। मेरठ में जमीन कब्जा करने का एक हिंदू महिला आई थी अमेरिका से, और उसने आरोप लगाया कोई 12-14 एकड़ या पता नहीं कितनी जमीन जो गौशाला के लिए दी गई थी, और उनका कहना है कि इनके रिश्तेदारों ने कब्जा कर ली जमीन की, और वो महिला जगह जगह भटकती रही थी। तो ये आरोप पहले भी लगे हैं। तो ये इम्प्रोपराइटी है, अक्षमता है, आप उस आधार पर ही इस्तीफा दीजिए, और जांच उस आधार पर तभी निष्पक्ष और स्वतंत्र होगी जब आप वहां नहीं रहेंगे पद पर। ट्रस्ट के कृष्ण मोहन जी ने एफआईआर दर्ज कराई, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि कृष्ण मोहन जी अपने ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी और बाकी ट्रस्टियों के नाम डालेंगे एफआईआर में? वो तो डाल ही नहीं सकता ना। तो ट्रस्ट क्या है? मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें कि ट्रस्ट की तरफ से या फिर कहा गया है कि पीएमओ को जवाब नहीं भेजा गया है, पीएमओ को जवाब नहीं देंगे, कुछ इस तरह का मीडिया में बाइट चल रहा था। पहले की खबर आई थी कि पीएमओ से शिकायत आई थी, तो मांगा गया था कि आप इस गड़बड़ी की जानकारी दें, और नहीं दी। ये मसला है कि एक जब मिश्रा हैं जो, उन्होंने पीएमओ को शिकायत की थी इस पूरे ट्रस्ट के कामकाज की जांच के लिए। तो एक जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है ना, तो पीएमओ को अगर आप कोई शिकायत भेजते हैं और जिस जिला से आता है ना, उस जिला के अधिकारी को भेज देते हैं कि ऐसी शिकायतें आई हैं, आप अपने स्तर पर जांच करके हमें प्रेषित करें। तो ये हुआ, तो इसमें उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया कि पीएमओ ने उससे अलग किया, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मुझे लग रहा है भेज दिया जाता है, और उन्होंने जानकारी नहीं दी। ये सिर्फ मामला ये है कि ट्रस्ट का कोई व्यक्ति अगर एफआईआर करेगा तो वो अपने बॉसेज का नाम तो नहीं डालेगा उसमें, और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो ये एक आपकी नैतिकता का सवाल है कि आप इसका मतलब कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हैं, पैसे का लालच हो या ना हो। चलो, ये पॉइंट कंट्रोल है वो नहीं छोड़ना कंक्लूसिव है ये पॉइंट। इस पर फिर ये बताओ कि अल्टीमेटली किसका नुकसान है? देखिए, अल्टीमेटली तो नुकसान, अब तो नुकसान
जो होगा पॉलिटिकल नुकसान, अगर हम लोग political इलेक्टोरल नुकसान की नुकसान बात की बात करें तो वो पता चलेगा जब चुनाव होगा। अब ये चर्चा भी मतलब एनालिसिस में, क्योंकि इस तरह की स्थितियां जब बन रही हैं तो ये इस तरह से जा रही है कि जब ट्रस्ट के अंदर जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो पद छोड़ नहीं रहे हैं, उनके ऊपर शिकायतें हो नहीं रही हैं, तो दो बातें निकल कर आती हैं। पहला कि ये ट्रस्ट बनी है केंद्र के निर्देश पे, तो क्या केंद्र कमजोर हो गया, केंद्र ट्रस्ट के सामने लाचार हो गया, मजबूर हो गया, पहला पॉइंट। नंबर दूसरा, अब एसआईटी की रिपोर्ट संभवतः 1-2 दिन में आने की संभावना है उस रिपोर्ट की। एसआईटी की रिपोर्ट में अगर ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि ट्रस्ट के संरक्षण में ये काम हो रहा था, तो मनमोहन सिंह जी वाला जो पॉइंट है कि रेनकोट पहन के नहा रहे हैं, वो वाला पॉइंट फिर से यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ट्रस्ट पर उठ हर सवाल इनके एजेंडा को, इनके नैरेटिव को, राम मंदिर के प्रति जो लोगों की आस्था है, क्या उसको हैम्पर नहीं पहुंचाएगा? नहीं करेगा, निश्चित रूप से नुकसान करेगा। निश्चित रूप से लोगों को ये बात अभी बुरी लग रही है, अभी लोग जा रहे हैं तो उससे चंदा नहीं दे रहे हैं, उस अनुपात में दान नहीं कर रहे हैं, लोगों को ये भी लग रहा है कि हमारी जो हम दान का पैसा दे रहे हैं वो चोरी हो जा रही है, सब चीजें लग रही हैं। लेकिन अब उससे एक धारणा के स्तर पर निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है। ये जा रहा है कि यहाँ एक हम लोगों की आस्था जहां जुड़ी हुई है वहां चोरी बेईमानी हो रही है, लेकिन ये इलेक्टोरल नुकसान पहुंचाएगा, हम अभी इस कंक्लूजन पर पहुंचने की स्थिति में नहीं है। अभी नहीं कह सकते हैं कि वो जो जाता है वहां दर्शन करता है, दर्शन करने के बाद जिसकी भावना आहत हुई है वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। ये हम अभी कंक्लूसिव तरीके से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट सिर्फ अयोध्या का नहीं है, ट्रस्ट बनारस का भी है। वाराणसी काशी विश्वनाथ के मंदिर में पिछले 4 साल में 26 करोड़ लोग हैं, वहां भी कम चंदा नहीं इकट्ठा हुआ होगा, वहां भी है। विंध्यावासिनी में, विंध्याचल में भी ट्रस्ट बना हुआ है, वहां भी पूजा हो रही है, प्रयागराज में भी तमाम चीजें हुई हैं, इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ, ये सब तमाम चीजें हैं। तो एक इस घटना से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। आपके ऊपर नकारेपन की बात भी चिपक रही है, ये भी चिपक रही है कि आप देखभाल नहीं कर सके, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन उसमें हम यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट जो है वो एक कहीं ना कहीं, ये जो टकराव जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, वो एक टकराव है। योगी आदित्यनाथ अपने को इससे अलग करके चल रहे हैं, ये हमारा मामला नहीं है, लेकिन वो मजबूर भी हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन केंद्र से नहीं ले सकते हैं, नहीं तो ये उनका या ट्रस्ट कहीं का बना हुआ। लेकिन ये राज्य में अगर चोरी का मामला है तो आप डायरेक्ट एफआईआर कर सकते थे, आपने एसआईटी बनाई। और ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 2 जून को अखिलेश यादव ने जो जिस दिन भी ट्वीट किया, उसके 5 दिन 6 दिन पहले से जांच चल रही थी। अयोध्या की पुलिस और मंदिर का प्रशासन गुपचुप तरीके से जांच कर रहा था, रुपए की बरामदगी होने लगी थी। लौकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा दोनों साल बंद हुई हैं, तो इनके यहाँ जाकर के जांच हो रही थी, ये गुपचुप तरीके से जांच हो रही थी। तो जब उस गुपचुप तरीके से जांच में मंदिर के ट्रस्ट और प्रशासन के लोगों के साथ अयोध्या की पुलिस लगी हुई है, तो एफआईआर क्यों नहीं किया? ये तो सिंपल चोरी के मामले में, रोटी और आलू चोरी के मामले में एफआईआर होती है, और इतने रुपए की चोरी का मामला आ रहा था, आप एफआईआर नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की भी एक बाध्यता दिख रही है कि वो सीधा कितना कन्फ्रंट करें। योगी आदित्यनाथ का सवाल है, एफआईआर स्टेट का सब्जेक्ट है, मतलब पुलिसिंग जो है वो इस उत्तर प्रदेश में राज्य के पास ही है। ऐसे में उनका एफआईआर ना करने देना, क्या ये उन्हें कमजोर नहीं कर रहा? मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से सारा अपना दांव कर रहे हैं। और जहां तक मैं इस केस को समझा हूं, शायद हो सकता है कि आज ही आप मुझे बताएं, मुझे लग रहा है कि जैसे पहले एसआईटी बनाई, पहले उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बोला बिना किसी दिखाने के लिए कि इसमें जो भी होगा मैं बख्शूंगा नहीं। एसआईटी की, एसआईटी में कल एफआईआर हुआ, जो छोटे लोग, फिर नैरेटिव हुई कि ये तो ड्राइवर और ये सबको ये वायवास है। और मुझे आज, मैं आपको विद इन 24 घंटे मेरा अपना दावा है, मैं कर सकता हूँ बेट, कि इसमें चंपत राय और बाकी जो ऊपर की शीर्ष टीम को एसआईटी जाने को कह सकती है। और अगर ऐसा कहता है तो सीधे सीधी क्या मैसेज हुआ कि योगी ने पूरे इस केस से अपने आप को अलग कर लिया और केंद्र को इस स्टेज में नहीं छोड़ा कि वो चंपत राय को बचा सके। आप चाह के भी, अगर यहाँ पे डिफरेंस है, आप अंदर से जो चाह रहे हो, लेकिन अगर कोई आपका स्टूडेंट अगर चोरी में पकड़ा गया है और मैं आपको कर रहा हूं, तो आप नहीं कर पाएंगे डिफेंड ना। अगर मैं सार्वजनिक रूप से उसके बारे में स्टैब्लिश कर दूं कि वो गलत है। क्या ये व्यवस्था नहीं की जा सकती इस पूरी एसआईटी में, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि साहब ये तो बेदाग हैं, इनके आसपास ये अगर वो बेदाग सब कुछ निकल गए तो आप उनका काम कर दिया। अगर ये काम करना होता तो सीबीआई कर रही होती, वही मैं कह रहा हूं। मैं अपनी, हो सकता है गलत हूं, लेकिन आप देखेंगे कि कल जो हुआ है वो शुरुआत है। वो एसआईटी और योगी वहां नहीं रुकेंगे, और इस ट्रस्ट में यहां पे चंपत राय सहित जो ऊपर के शीर्ष हैं, 24 घंटे के अंदर उन पे एक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन आपको अकाउंटेबल दिखेगा, एंड सारा क्रेडिट योगी को जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी दिखेगी, हो सकता है आप योगी के सबसे किसी करीबी आदमी को वहां आप देख लें।
कैसे देखते हैं सर आप इस चीज को? क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि जैसे एसआईटी की सिफारिश पर ये जो 8 लोग पकड़े गए, आप इनको रिमांड पर लेकर के पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। अब जो रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है, वो सबसे करीबी आदमी है चंपत राय का, उनके यहाँ काम किया, फिर उसकी तरक्की होती गई, फिर चंदे की गिनती, देखभाल, सबकी जिम्मेदारी उसको दी गई, उससे पूछताछ होती है। अगर वो वो कह देता है कोई बात, कह दे, पुलिस उसे निकलवा ले कोई बात, और उसके आधार पर अगर डायरेक्टली नहीं भी किया जाए और मीडिया में खबर लीक कर दिया जाए, तब तो फिर मजबूरी ही हो जाएगी ना कि आप छोड़ें, पद छोड़ें, या फिर एफआईआर में वगैरह में आप लोग का नाम आए। 3 कैरेक्टर हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, और बाकी 8 लोग हैं, ये किसी न किसी तरीके से उन तीनों से जुड़े हुए हैं। चंपत राय के साथ रामशंकर यादव जुड़ा हुआ है, अनिल मिश्रा के साथ ये अविनाश शुक्ला और मार्कंडे पांडे और एक और कोई है, और गोपाल राव के साथ लोग हैं। तो ये इन 3 चेहरों पर जो है, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो ट्रस्ट बहाल नहीं होगा, कि जो ट्रस्ट टूटा है, जो भरोसा टूटा है लोगों का, वो तब तक बहाल नहीं होगा जब तक इन 3 लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। और इन 3 लोगों पर कार्रवाई का क्या तरीका निकलता है, ये देखना होगा। अपनी तरफ से तो ये लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे जिस दिन एसआईटी लौटी, उसी दिन एक कार्यक्रम हुआ, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे चंपत राय, तो वो तो नहीं दिख रहे हैं इस मूड में कि छोड़ करके चले जाए। हमने जैसा पहले कहा, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये पावर वहां होल्ड करने का भी मामला है। आप विश्व हिंदू परिषद में आपकी स्थिति कमजोर होगी अगर आप राम मंदिर के ट्रस्ट से बाहर निकलते हैं तो। और जब अभी हम एक इंटरव्यू देख रहे थे आलोक कुमार का, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके विप के, उन्होंने कहा कि नैतिकता का मामला हम उन लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। तो नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दें, आप मजबूरी में इस्तीफा दें, आपके लोग एक्सेप्ट करें और आपका नाम आए, उसके बाद इस्तीफा दें। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो ट्रस्ट बहाल नहीं होगा जो टूटा है। और फिर उसका लाभ उस नुकसान किसको, क्या लाभ हानि होगी, क्या फिर नया समीकरण बनेगा। भाई काशी का जो बनारस का मंदिर है, वहां भी एक सीईओ है जो आईएएस अधिकारी होता है, बोर्ड है जो वो चलाता है, उस तरह का कोई बोर्ड बन जाए, वो चलने लगे, वो भी पक्के तौर पर ईमानदारी की गारंटी नहीं होगी। लेकिन ये चीजें बदल सकती हैं। वहां एक ऐसा लग रहा है कि ये आपस में लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। चाहे अयोध्या का राम मंदिर, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो आज के जो 2 बड़े विषय थे, उसमें नंबर 1 था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मामला हुआ, उसमें चाहे मामला आरोप रहा हो भ्रष्टाचार का या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर अक्षमता का, उस पर आप लोगों की राय जो बनकर के निकली वो ये है कि बीजेपी इस तरह के दबाव में आकर के फैसले नहीं लेती है। ना तो मतलब इन दोनों चीजों की स्थिति को देखते हुए, ना तो सीएम बदलने का कोई जल्दी सपना देखा जाए, और सामाजिक समीकरण बैठना चाहिए। समीकरण अगर मान लीजिए, और इसमें फाइनल एक चीज मैं आपको जोड़ूंगा, शायद एक बज के रूप में, सिर्फ बज के रूप में डिस्क्लेमर, कि आप जो कैबिनेट एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, तो उसमें कौन हटेंगे कौन आएंगे, मुझे इसमें कोई उत्सुकता नहीं है। मेरे सिर्फ एक जानने की उत्सुकता है, जिससे बहुत कुछ चीजें स्पष्ट होंगी, यूपी एमपी सब कुछ क्लियर होगा। क्या हम फिर से देश में डिप्टी पीएम का पोस्ट देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कौन लगता है आपको? ये तो आप तो मैं वहां पे एक्सपेंशन के अंदर आप डिप्टी पीएम के इंतजार में। अगर मोहन यादव को हटाने का फैसला होता, जैसे ये अब करप्शन का केस आने के बाद वो कमजोर हुआ है, अगर हटाते, पहले बिना करप्शन के केस के हटाते, तो वो एक नैरेटिव का पार्ट होता, सोशल नैरेटिव का, चूंकि मान के चल रही है भारतीय जनता पार्टी की यादव का वोट हमको उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो अगर आप बदलते, एक नैरेटिव होता, और अखिलेश यादव डिफेंड करके जो नैरेटिव कर रहे हैं कि हम तो यादव के नेता हैं, उसके ऊपर हमको दूसरा गैर यादव चाहिए। बीजेपी को यादव का वोट नहीं मिलता है और उसको दूसरे गैर यादव चाहिए। आप कमेटी देखिए, कोई 47, 48 या 49 लोगों की कमेटी अभी बनी है, सिर्फ एक यादव है उसमें, 10% आबादी जिसकी है। गैर यादव पिछड़ों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, मौर्य हैं, साक्य हैं, वो लोध हैं, और तमाम दूसरे जो ओबीसी हैं उनको उन्होंने अपने साथ एडजस्ट किया है। तो अगर हटाते, वो एक मैसेज होता कि भाई हमको गैर यादव वोट चाहिए, हमने कार्रवाई कर दी, और कहा जाता कि अखिलेश ने डिफेंड किया अपने यादव भाई को, अपने यादव बिरादरान को, उस आधार पर होता। लेकिन अब करप्शन, अब तो हटाएंगे तो ये होगा ना कि करप्शन के कारण हटाएगा। बहुत सही, ठीक है। तो काफी कुछ मतलब ऐसा हो गया है जिसको कंक्लूड करना मतलब अपने आप में एक समीकरण बन गया है। लेकिन समीकरणों में अगर राजनीतिक समीकरण सही बैठ गए, यही होता है। पॉलिटिकल विश्लेषक जब बात लिखते हैं तो इतना डिप्लोमेटिक तरीके से बोलते हैं कि आप निकाल कुछ नहीं पाएंगे कि क्या बोल के गए। अपन भी निकाल ही लेते हैं थोड़ा बहुत कि समीकरण बैठ गए, क्योंकि जाति समीकरण एक ऐसा है जिसको साधने के लिए ही कहते हैं कि यादव को सीएम बनाया गया था मध्य प्रदेश में। ऐसी स्थिति समीकरण मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में अगर असर डाल दे तो इसके अंदर चुनावों के अंदर हो सकता है बीजेपी को फायदा मिले। लेकिन जहां तक बात है राम मंदिर की, राम मंदिर में बिना किसी पॉलिटिक्स के भी अगर अपन कहें तो विषय ट्रस्ट का नहीं, विश्वास वाले ट्रस्ट का है। और उस विश्वास बहाली के लिए ट्रस्ट के साथ क्या किया जाता है, ये जिम्मेदारी केंद्र की और राज्य की दोनों की है। क्योंकि अल्टीमेटली राम भक्तों का विश्वास इस पूरे भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं पीड़ित तो हुआ है।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।